दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए साइंस एंड मैथ यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए अपनी मनपसंद साइंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर एनर्जी मास रिलेशनशिप 1 इंच की है छोटी सी इक्वेशन। अगर मैं एक लाइन में इसकी डेफिनेशन दूं तो इसका मतलब है एनर्जी को मास में बदला जा सकता है और मास को एनर्जी में बदला जा सकता है। कितना आसान है ना यह कहना। यह बात तो सब जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस इक्वेशन के बारे में एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो आपने पहले कभी भी नहीं सुनी होगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए। हमारे नेचर में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कुछ कंजर्वेशन के लॉ होते हैं जो आपने बचपन में अपनी साइंस की किताबों में भी पढ़े होंगे, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और भी बहुत सारे। तो हम शुरुआत करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास से। इसका सीधा सा मतलब है ना हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम मास को बना सकते हैं। हम सिर्फ उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। इस नेचर ने हमें जितना मास दिया है उसकी क्वांटिटी फिक्स ही रहेगी। ना हम मास बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हम किसी मटेरियल को जलाते हैं या फिर मान लेते हैं हम कार्बन को जलाते हैं, तो वह जलकर कहाँ गया? वह जलकर बदल गया उसकी ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने कार्बन के मॉलिक्यूल पहले थे, ऑक्साइड बनने के बाद भी कार्बन के मॉलिक्यूल उतने ही रहे, मटेरियल उतना ही रहा। हमने बस उसके फॉर्म को चेंज किया है। पहले वह सॉलिड था लेकिन अब वह गैस है। तो यानी कि मटेरियल को ना हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। तो यह पहला लॉ था। अब दूसरा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका भी वही कहना है कि ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हम बस उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जैसे कि हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं। तो यानी कि सिंपल सी बात है, हम एनर्जी की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। ना हम एनर्जी बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यानी कि इन दोनों लॉ से यह बात साबित हो गई कि इस नेचर में, इस यूनिवर्स में जितना भी मास है, जितनी भी एनर्जी है, वह कंजर्व रहती है। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी अभी भी है और उतनी ही आगे भी रहेगी। तो यह था कंजर्वेशन लॉ के बारे में। तो अब जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, विज्ञान ने नए नए आविष्कार करना शुरू कर दिए। उनमें से ही एक था एटम बम। अब एटम बम में क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो उस पर सवाल उठाया गया कि उसमें वह एनर्जी कहाँ से आई। तो इसका जवाब दिया गया कि एटम बम में मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में बदल गया। मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब मास को एनर्जी में कैसे बदला जा सकता है, इसका जवाब दिया एल्बर्ट आइंस्टीन ने। उन्होंने कहा मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और नेचर में इसका उल्टा भी होता है कि एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो यह कैसे होता है, शुरुआत में यह बात किसी को समझ में नहीं आई। इससे पहले हम दो लॉज के बारे में जानते थे, कंजर्वेशन ऑफ मास और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आइंस्टीन ने कहा कि यह प्रिंसिपल भी ठीक नहीं है, इसमें और थोड़े चेंजेस है। उन्होंने कहा हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस बात पर बहुत हल्ला मच गया कि सालों से हम इन कंजर्वेशन लॉ को पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम इन लॉज को प्रूव करते हुए आ रहे हैं और आप उसको गलत कैसे कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि हम भगवान हैं, हम किसी चीज़ को बना सकते हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा कि हम किसी चीज़ को बनाना जानते हैं। यह तो हम सब बात मानते हैं कि हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम उनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। उन्होंने कहा इस दुनिया में क्या कंटेंट है, यह दुनिया किस चीज़ से बनी है। अगर आप अपनी चारों तरफ नज़र घुमाएं तो आपको पता चलेगा इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ हैं जिनके लिए हमने एनर्जी कैटेगरी बनाई है, जिनके पास मास नहीं होता, और कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनके पास मास होता है। तो इस दुनिया के पास या तो मटेरियल है जिसके पास मास है, या फिर एनर्जी है जिसके पास रेडिएशन है। तो इन दोनों चीज़ों से पूरी दुनिया बनी हुई है, यानी कि हमारे पूरे ब्रह्मांड मास और रेडिएशन से बना हुआ है। तो उनका यह कहना था कि इन दोनों चीज़ों की एक क्वांटिटी है। जैसे मान लेते हैं कि इस दुनिया में 100 यूनिट मास और 100 यूनिट एनर्जी है। मान लेते हैं 100 यूनिट मास और 100 यूनिट एनर्जी। तो उनका यह कहना था कि हमारे लिए यह पॉसिबल है। इस नेचर का नियम है कि 100 और 100 जो 200 हैं, यह 200 कंजर्व होता है।
यह कभी नहीं बदल सकता। हम क्या कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं जो 100 यूनिट का मास है उसमें से 1 यूनिट मास को तोड़ दें, उसको डिस्ट्रॉय कर दें, तो इस दुनिया में कितना मास रह गया? 99। तो जो 1 यूनिट मास डिस्ट्रॉय हुआ है हम उसको एनर्जी में बदल सकते हैं। पहले एनर्जी कितनी थी? 100, और हमने 1 यूनिट एनर्जी बना दी, तो अब टोटल एनर्जी कितनी हो गई? 101। लेकिन मास प्लस एनर्जी कितनी है? 200। पहले भी मास प्लस एनर्जी कितनी थी? 200। मान लीजिए अब हम एक और मास को डिस्ट्रॉय कर दें, तो अब मास कितना बचा? 98 यूनिट, और एनर्जी कितनी बची? 100 यूनिट, लेकिन टोटल कितना रहा? 200। तो आइंस्टीन ने इसी चीज़ को समझाया। आइंस्टीन ने कहा कि यही नियम है, मास और एनर्जी का टोटल सेम रहेगा, वह कंजर्व रहता है। तो यह एक नियम आया उस टाइम पर कि इस यूनिवर्स में जो मास और एनर्जी का टोटल है वह कंजर्व रहता है, वह कांस्टेंट है, वह चेंज नहीं हो सकता। क्या चेंज नहीं हो सकता? उन दोनों का सम। हम मास को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी को क्रिएट भी कर सकते हैं और मास को भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों के सम को नहीं बदल सकते। इन दोनों का टोटल हमेशा कंजर्व रहता है। लेकिन मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। आइंस्टीन ने उसके लिए फिर आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी की। वह क्या थी? जैसे हम मास को हल्का करते हैं, उसको फैलाएं, उसको एक्सपेंड करें, तो वह हल्का होता जाता है। जो पहले डेंस था और फिर वो रेयर होता जाता है। जैसे कि कभी आपने कॉटन कैंडी खाई है, जिसे हम हिंदी में गुड़िया के बाल बोलते हैं, तो उसमें थोड़ी सी शक्कर को फैलाया जाता है और वह शक्कर फैलकर बड़ी हो जाती है। अब उसमें हम क्या करते हैं, थोड़ी सी शक्कर को और फैलाते हैं। अगर हम उसको और फैलाते ही जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम उसके आर पार भी देख पाएंगे। वह इतनी रेयर हो जाएगी कि हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो यह चीज़ होती है कि अगर हम मटेरियल को फैलाते जाएं, उसको रेयर करते जाएं, तो वह अपनी मटेरियल की प्रॉपर्टी छोड़ देगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है। जैसे हम बहुत सारी एनर्जी लेकर आएँ और उसको दबा दें, उसको कंप्रेस करते जाएं, तो वह बदल जाएगा मटेरियल में। तो इसका मतलब मास को फैला दो, उसको एक्सपेंड कर दो, उसको रेयर करते जाओ, तो वह एनर्जी में बदल जाएगा, और एनर्जी को कंप्रेस करते जाओ, उसको दबाते जाओ, तो वह बन जाएगा मटेरियल में। तो आइंस्टीन का यह सोचना था। अब कितने मटेरियल से कितनी एनर्जी बनेगी? तो उनका कहना था अगर हम m मास के मटेरियल को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो mc² एनर्जी निकलेगी, और यह एनर्जी बहुत सारी है, जिसको हम सब जानते हैं। जब एटम बम फटता है तो यह मटेरियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और वह एनर्जी निकलती है ब्लास्ट के फॉर्म में, जो सब चीज़ों को तबाह कर देती है। तो E = mc², यह फॉर्मूला जितना छोटा है इसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। तो इससे आइंस्टीन ने प्रूव कर दिया कि एनर्जी और मास को एक दूसरे में बदला जा सकता है, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में। तो यह है एनर्जी का मास में कन्वर्जन। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।